सुमित, मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेचकर हम एक पॉश इलाके में एक लग्जरियस फ्लैट ले लेते हैं। लेकिन पापा का क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? अरे बुड्ढा, अब कितने दिन जिएगा? किसी वृद्ध आश्रम में डाल देंगे उन्हें। घर का खर्च भी बचेगा और रोज रोज की किचकिच भी खत्म। हाँ, सही कह रहा है दोस्तों। मैं ही हूँ वह बदनसीब पिता जिसे उसके ही बच्चे वृद्धाश्रम में डालना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो उनके साथ किया उसे देखकर आप मुझसे नफरत करने लग जाओगे। तो वीडियो देखकर बताना क्या मैंने सही किया या गलत। दोस्तों, कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए अपनी हड्डियां तक गला देता है ताकि उसके बच्चे चैन की नींद सो सकें। लेकिन क्या हो जब वही बच्चे उस पिता की बची खुची सांसों का भी सौदा करने लगें? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक बेहद सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ये कहानी है 72 वर्षीय रमाकांत तिवारी जी की, एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चौक और डस्टर के बीच गुजार दी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो सालों की मेहनत की गवाही देती थी, और आंखों के चश्मे की एक डंडी टूट चुकी थी जिसे उन्होंने सेलो टेप से जोड़ रखा था। वो सेलो टेप वाली चीजें तो हम सबने देखी है ना, मिडिल क्लास का वो जुगाड़ जहां नया खरीदने से पहले पुराने को ठीक करने की कोशिश की जाती है। रमाकांत जी ने अपनी पाई पाई जोड़कर पलासिया इलाके में एक खूबसूरत 2 मंजिला घर बनाया था, शांति निवास, अपनी पत्नी शांति देवी के नाम पर। शांति जी घर की वो धुरी थीं जो सुबह चाय बनाती, शाम को पूजा करती और रात को बच्चों को कहानियां सुनाती। वो घर कोई महल नहीं था, बस एक साधारण मिडिल क्लास होम। नीचे किचन और लिविंग रूम, ऊपर 2 कमरे और छत पर थोड़ी सी जगह जहां रमाकांत जी अपने टमाटर और तुलसी के पौधे लगाते थे। हर रविवार को फैमिली साथ बैठकर चाय नाश्ता और कभी कभी बाजार से लाकर समोसे। वो छोटी छोटी खुशियां जो पैसों से नहीं, अपनों से आती हैं। रमाकांत जी के 2 बेटे थे, सुमित और अमित। सुमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था जहां वो लंबे घंटे काम करता, और अमित का अपना छोटा सा बिजनेस था, एक ग्रोसरी स्टोर, जो धीरे धीरे बढ़ा। दोनों की शादियां हुई। शिखा और रश्मि आई घर में। शिखा ऑफिस जाती थी, रश्मि घर संभालती, लेकिन दोनों के मन में वो मॉडर्न सोच थी। बड़ा घर, अच्छी कार, बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल। शुरू में सब ठीक था। रमाकांत जी और शांति जी पोते पोतियों के साथ खेलते, उन्हें स्कूल की कहानियां सुनाते। लेकिन 5 साल पहले जब शांति देवी का निधन हुआ कैंसर से, लंबी बीमारी के बाद, तब घर का वो चैन टूट गया। अस्पताल के बिल्स ने घर की सेविंग्स चट कर दी और रमाकांत जी अकेले रह गए। वो रातें जब वो शांति जी की तस्वीर देखकर बातें करते, शांति, बच्चों को संभालना पड़ेगा ना, और आंसू पोंछते। पत्नी के जाने के बाद रमाकांत जी इस घर में पिता से धीरे धीरे एक फालतू सामान बन गए। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से हुई। पहले उन्हें उनके बड़े हवादार कमरे से निकालकर छत पर बने एक छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। बहुओं का तर्क था, पापा जी को अब शांति चाहिए, नीचे बच्चों का शोर होता है। पर असलियत ये थी कि वो कमरा उन्हें अपने जिम के लिए चाहिए था। वो कमरा जहां रमाकांत जी और शांति जी ने सालों साथ बिताए, जहां बच्चों की शादी की प्लानिंग हुई। अब वो छत का कमरा जहां गर्मियों में भट्टी की तरह तपता था और सर्दियों में ठंड से हड्डियां अकड़ जाती। रमाकांत जी ने कभी उफ तक नहीं की, बस सोचते, बच्चे खुश हैं तो ठीक है। लेकिन रातों में वो करवटें बदलते, शांति जी की याद में। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी दोनों बेटों ने ये कहकर अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली कि पापा, आप इस उम्र में बैंक के धक्के क्यों खाएंगे, हम है ना। वो पेंशन जो रमाकांत जी की मेहनत की थी, अब उनके लिए नहीं, घर के खर्चों में घुल जाती। घर का जो पिता कभी फैसले लेता था, वो अब सुबह 6 बजे उठकर पोते पोतियों को बस स्टॉप छोड़ने, दूध लाने और भारी भारी सब्जियों के थैले उठाने वाला एक बिना पगार का नौकर बन चुका था। याद है वो मिडिल क्लास की आदत, जहां बुजुर्ग घर के कामों में हाथ बटाते हैं, लेकिन यहां तो ये बोझ बन गया। रमाकांत जी की पीठ दुखती, लेकिन वो कहते, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज हो जाती है। एक दिन की बात है, मई की चिलचिलाती धूप थी। रमाकांत जी पसीने से लथपथ सब्जी का थैला लेकर घर पहुंचे। उनकी सांस बुरी तरह फूल रही थी, क्योंकि रास्ते में बस नहीं मिली तो पैदल ही आना पड़ा। उन्होंने पानी मांगने के लिए शिखा को आवाज दी। शिखा किचन से बाहर आई और थैला चेक करते हुए झिड़क कर बोली, पापा जी, मैंने कहा था ना कि हरा धनिया जरूर लाना, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। अब क्या मैं बिना धनिये के सब्जी बनाऊं? उसने पानी का गिलास तक नहीं पूछा और अंदर चली गई। रमाकांत जी वहीं खड़े खड़े अपनी कांपती उंगलियों से पसीना पोंछते रह गए। उनके मन में वो पुरानी यादें घूम गईं, जब शांति जी उन्हें देखते ही पानी का गिलास लेकर आती। तिवारी जी, थक गए होंगे,
पी लीजिए। आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। फिर एक और वाकया। होली का त्योहार था। घर में रंग, गुलाल, मिठाइयां, लेकिन रमाकांत जी को नीचे नहीं बुलाया गया। बहुएं बोली, पापा जी ऊपर रहिए, नीचे शोर शराबा है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। असल में वो नहीं चाहती कि बुजुर्ग की वजह से पार्टी में कोई असुविधा हो। रमाकांत जी ऊपर बैठे, छत पर अकेले, दूर से बच्चों की हंसी सुनते। उन्होंने अपनी डायरी निकाली जिसमें शांति जी के साथ की होली की यादें लिखी थीं। कैसे वो रंग लगाते, गुजिया बनाते। एक आंसू गिरा पेज पर और वो सोचते रहे, क्या मैं सच में बोझ हूं? एक शाम रमाकांत जी ने अमित से कहा, बेटा मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है और ये टूट भी गया है। डॉक्टर ने कहा है नया बनवाना पड़ेगा, करीब 1500 रुपए लगेंगे। अमित ने मोबाइल से नजरें हटाए बिना खींचते हुए कहा, पापा इस उम्र में आपको कौन सा अखबार पढ़कर कलेक्टर बनना है? अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने देखेंगे। रमाकांत जी का कलेजा फट गया। उसी रात दोनों बेटों और बहुओं ने बाहर से 2500 रुपए का पिज्जा और बर्गर मंगवाया था। बच्चे खुश थे, लेकिन रमाकांत जी को सिर्फ रोटी और सब्जी दी गई। पापा जी आपके लिए हेल्दी है। छत के अपने अंधेरे कमरे में बैठे रमाकांत जी उस रात अपनी पत्नी शांति की तस्वीर देखकर बहुत रोए थे। उन्होंने खुद को दिलासा दिया, कोई बात नहीं शांति, बच्चे हैं, शायद सच में परेशान हों। लेकिन दिल में वो दर्द था जो मिडिल क्लास के बुजुर्ग अक्सर चुपचाप सहते हैं। अपने बच्चों की तरक्की देखकर खुश होना, लेकिन खुद की जरूरतों को दबाना। लेकिन उनके सब्र का बांध तब टूटा जब एक शाम वो छत पर अपने पौधे सींच रहे थे। नीचे बालकनी में सुमित और अमित शराब पीते हुए बात कर रहे थे। आवाजें ऊपर तक आ रही थीं। सुमित कह रहा था, यार अब ये पुराना घर किसी काम का नहीं, इसे तोड़कर बिल्डर को दे देते हैं, 3 करोड़ आराम से मिलेंगे। दोनों भाई 1.5 करोड़ बांट लेंगे और पॉश इलाके में शानदार फ्लैट लेंगे। बच्चों की स्कूल फीस, कार लोन सब सेट हो जाएगा। अमित ने पूछा, लेकिन पापा का क्या, वो कहां जाएंगे? सुमित ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बूढ़ा अब कितने दिन जिएगा। शहर के बाहर जो सरकारी वृद्धाश्रम है ना, वहां डोनेशन देकर भर्ती करा देंगे। घर का खर्च भी बचेगा और रोज रोज की किचकिच भी खत्म। वैसे भी उनकी पेंशन से हमारा क्या उखड़ रहा है। ये सुनकर रमाकांत जी के हाथ से पानी का मग छूटकर गिर गया। उनके अपने खून ने उनकी जिंदगी की कीमत तय कर दी थी। जिस घर की एक एक ईंट उन्होंने अपनी जवानी जलाकर रखी थी, ओवरटाइम करके, त्योहारों पर खर्च काटकर, आज उसी घर से उन्हें बेदखल करने की साजिश रची जा रही थी। उस रात रमाकांत जी सोए नहीं। वो बहुत कमजोर थे, लेकिन एक शिक्षक की रीढ़ की हड्डी कभी पूरी तरह नहीं झुकती। उन्होंने याद किया वो दिन जब बेटों को स्कूल छोड़ते थे, उनकी ग्रेजुएशन पर गर्व से सीना चौड़ा किया। लेकिन अब दिल में जलन थी, लेकिन गुस्सा नहीं, बस दर्द। अगले दिन जब घर के सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, रमाकांत जी चुपचाप घर से निकले, बस पकड़ी और अपने एक पुराने छात्र, जो अब शहर का जाना माना वकील था, उसके ऑफिस पहुंचे। नाम था एडवोकेट विक्रम। विक्रम ने उन्हें देखा तो पैर छुए। सर आप, इतने साल बाद? रमाकांत जी ने अपनी फाइल विक्रम के सामने रख दी। विक्रम, मुझे अपना आखिरी काम करना है। उनकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी और दृढ़ता थी। विक्रम ने पूरी कहानी सुनी और आंखें नम हो गईं। सर, आपने मुझे पढ़ाया, अब मैं आपकी मदद करूंगा। करीब 1 महीने बाद घर में खुशी का माहौल था। सुमित और अमित ने एक बिल्डर से सौदा पक्का कर लिया था। आज बिल्डर एडवांस का चेक लेकर आने वाला था। बहुएं रश्मि और शिखा खुशी से फूली नहीं समा रही थीं कि अब वे लग्जरी फ्लैट में रहेंगी, जहां लिफ्ट होगी, स्विमिंग पूल। उन्होंने नए फर्नीचर की लिस्ट भी बना ली थी। दोपहर 12 बजे बिल्डर अपने मुंशी के साथ आया। मेज पर चाय और मिठाइयां रखी थीं। सुमित ने बिल्डर से कहा, बत्रा जी बस आप चेक दीजिए, बाकी रजिस्ट्री के वक्त पापा साइन कर ही देंगे। वो तो वैसे भी सठिया गए हैं, उन्हें क्या पता। बत्रा ने जैसे ही 1 करोड़ का एडवांस चेक सुमित की तरफ बढ़ाया, तभी पीछे से एक भारी और कड़क आवाज आई, रुक जाओ। सबने पलट कर देखा। सीढ़ियों से रमाकांत जी उतर रहे थे। आज उन्होंने अपने सबसे साफ कपड़े पहने थे, वो सफेद कुर्ता पायजामा जो शांति जी ने सिला था, और उनकी आंखों पर एक नया चश्मा था। उनके पीछे एडवोकेट विक्रम और 2 अन्य लोग थे। सुमित झुंझलाते हुए उठा, पापा आप बीच में क्यों आ रहे हैं? जाइए ऊपर अपने कमरे में, हम जरूरी बात कर रहे हैं। रमाकांत जी सीधे आगे आए और मेज पर रखी बिल्डर की फाइल बंद कर दी। ये घर नहीं बिकेगा। अमित हंसा,
पापा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम तय कर चुके हैं, आप चुप रहिए। तभी विक्रम ने अपनी फाइल से कुछ कागज निकाले और बिल्डर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माफ कीजिएगा बत्रा जी, लेकिन आप इन लोगों से इस घर का सौदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर अब इनके नाम है ही नहीं। कमरे में मानो सांप सूंघ गया। शिखा के हाथ से चाय का कप छलक गया। सुमित हड़बड़ाया, क्या बकवास है, मेरे पापा के नाम पर है ये घर। रमाकांत जी ने सीधा सुमित की आंखों में देखा और बोले, था, लेकिन अब नहीं है। कल ही मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी शांति विद्या मंदिर ट्रस्ट के नाम कर दी है, जो गरीब और अनाथ बच्चियों की मुफ्त पढ़ाई का जिम्मा उठाती है। सुमित और अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, आप पागल हो गए हैं? 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने खैरात में दे दी, हमारा क्या होगा? हमारी फैमिली, बच्चों का फ्यूचर। अमित लगभग चिल्लाने लगा। रमाकांत जी की आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे। उन्होंने बेहद शांत लेकिन चुभने वाले स्वर में कहा, तुम्हारा? तुम तो खुद को सेटल कर चुके थे ना। मुझे तो तुम उस सरकारी वृद्धाश्रम में छोड़ने वाले थे। क्या लगा था मुझे कुछ सुनाई नहीं देता? तुमने एक बाप को नहीं, एक बोझ को पाला था। मैंने तुम्हें चलना सिखाया, स्कूल भेजा, नौकरी दिलवाई, लेकिन तुमने क्या दिया? रोज का अपमान, अकेलापन। जो बाप अपने बच्चों को चलना सिखाता है, वो बाप वक्त आने पर उन्हें उनकी औकात भी दिखा सकता है। बहुएं अब रोने का नाटक करने लगीं। पापा जी, हमसे भूल हो गई, हम आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, प्लीज ये फैसला वापस ले लीजिए, हम सब साथ रहेंगे जैसे पहले थे। रमाकांत जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अब बहुत देर हो चुकी है बहू। जिस घर में मेरी पत्नी की यादें हैं, उसकी हंसी, उसकी रसोई की खुशबू, उसे मैं तुम्हारे लालच की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। ये घर मैंने बनाया था अपनी मेहनत से, और अब ये उन बच्चियों के काम आएगा जो सच में इसे एक मंदिर मानेंगी। तुम्हारे लिए ये बस पैसा था, मेरे लिए जिंदगी। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, कानूनी तौर पर अब आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। ट्रस्ट ने आपको घर खाली करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। अगर नहीं किया तो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाएगा। बत्रा अपना चेक उठाकर यह कहते हुए चला गया कि बाप को धोखा देने वालों का कोई ईमान नहीं होता, मुझे ऐसी डील नहीं चाहिए। 48 घंटे बाद का नजारा देखने लायक था। सुमित और अमित जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, आज मोहल्ले वालों के सामने सिर झुकाए अपना सामान ट्रकों में भर रहे थे। रश्मि और शिखा के चेहरों का सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। मोहल्ले वाले कानाफूसी कर रहे थे, देखो बाप की मेहनत पर क्या किया इनने। वे दोनों भाई आखिरी बार रमाकांत जी के पास आए, जो बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे थे। पापा, हम सड़क पर आ गए हैं, कम से कम कुछ पैसे तो दे दीजिए, सुमित गिड़गिड़ाया। रमाकांत जी ने अपनी डायरी से 1500 रुपए निकाले और सुमित की तरफ बढ़ा दिए। ये 1500 रुपए रख लो सुमित, तुमने कहा था ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, शायद अब तुम्हारे पास भी ना हो। मेरी तरफ से ये आखिरी मदद है, जाओ अपनी जिंदगी बनाओ, लेकिन याद रखना, जड़ों को काटोगे तो पेड़ नहीं बचेगा। सुमित और अमित खून के घूंट पीकर रह गए और वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में शांति निवास का नक्शा बदल गया। अब वहां सुबह किसी के डांटने की नहीं, बल्कि छोटी छोटी बच्चियों की कविताओं की आवाजें गूंजती थीं। ट्रस्ट ने घर को स्कूल में बदल दिया, नीचे क्लासरूम, ऊपर लाइब्रेरी। वे बच्चियां रमाकांत जी को दादाजी कहती थीं। रमाकांत जी अब अकेले नहीं थे, उनके पास दर्जनों बेटियां थीं जो उनके साथ बैठकर खाना खाती थीं, उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाती थीं और कभी कभी उनके चश्मे को साफ करतीं। एक बच्ची ने कहा, दादाजी, आपकी कहानियां सुनकर लगता है आपने कितने बच्चों को पढ़ाया होगा। रमाकांत जी मुस्कुराए, हाँ बेटी, लेकिन अब तुम सब मेरी फैमिली हो। जिस छत के कमरे में रमाकांत जी ने घुट घुट कर रातें बिताई थीं, आज उसी छत पर वे बच्चियों को हिंदी पढ़ाते थे। शाम को वो पौधों को पानी देते और सोचते, शांति, देखो हमारा घर अब कितना जीवंत है। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी, वो मुस्कान जो सालों की मेहनत और अब नई उम्मीद से चमकती थी। दोस्तों, कहानी बस इतनी सी है कि बूढ़े माँ बाप घर का पुराना फर्नीचर नहीं होते, जिन्हें जब चाहा कोने में डाल दिया और जब चाहा बेच दिया। वे उस पेड़ की जड़ों की तरह होते हैं जो अगर कट गईं तो टहनियों का सूखना तय है। हमारी मिडिल क्लास जिंदगी में ये सब कितना रिलेटेबल है। सेविंग्स के लिए संघर्ष, बच्चों की खुशी के लिए त्याग और अंत में वो अपेक्षा कि बच्चे सम्मान देंगे। लेकिन जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कितनी भी तरक्की कर ले, अंत में वो दर दर की ठोकरें ही खाता है। अब मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं, अगर आप रमाकांत जी की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने बेटों को माफ कर देते या फिर वही करते जो रमाकांत जी ने किया? आपकी राय में रमाकांत जी का फैसला सही था या गलत? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जवाब ही हमारे समाज की असली सोच को दर्शाएगा।
अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, जैसे मेरे छुआ जब मैंने इसे लिखा, और आपको लगता है कि हर बुजुर्ग को ये सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल राजेश स्टोरी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।